हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज जैसे कि रात के 8:30 बजे हैं, विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ मैं आपके सामने। एक दिन आपकी क्लास मिस रही थी, एक दिन कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी विद एक्सप्रेस की क्लास, उसमें इंग्लिश की क्लास लगाई गई थी। बट आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर, और जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में करा भी दिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। और अभी विविध एक्सप्रेस की क्लास में बहुत सारा पिटारा है जो आपको मुझे देना है, और आपको क्लास के साथ लास्ट तक बने रहना है, और एक एक क्वेश्चन पर आपको नजर रखनी है। एग्जाम में कहां से कैसे क्वेश्चन आएगा सब आपको बोर्ड पर छाप दिया जाएगा, बट आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। और लेकिन वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और कोशिश आपसे, अनुरोध सिर्फ आपसे यही है कि आप भी यही कोशिश करें कि क्लास जो है 7 के साथ 8:30 बजे क्लास आती है, तो सभी स्टूडेंट 8:30 बजे ही क्लास ज्वाइन करें। ये नहीं कि विविध की क्लास को आप बाद के लिए छोड़ रहे हो, आप पेंडिंग के लिए छोड़ रहे हो, आप अपनी मजबूरी गिनवा रहेगा कि मेरी तो मजबूरी है, हम क्लास बाद में करते हैं। ये तो कोशिश करिए, जितना ज्यादा कोशिश करिए कि आप विविध एक्सप्रेस की क्लास या मैथ जो भी आपकी हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, तो वो क्लास आप 7 के साथ ही ज्वाइन करें, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्लियर? तो ये कि 2, 4, 6 महीने की तैयारी है, इसमें ही आपकी जॉब लग जाएगी। अगर देखो, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, अगर आप लगातार 6-8 महीने लगातार 1 साल लग के भी तैयारी कर लोगे आप, तो अगले 50 वर्ष का कैरियर आपका सेफ हो जाएगा। तो सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपना टाइम ज्यादा सीट पर दें, और 8, 10, 12 घंटे का आउटपुट निकालें। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है कि आपकी पास नहीं होगी, 100% पास होगी। बट अपने अंदर थोड़ा सा विश्वास रखिए, और क्लास को बार बार क्लास को ज्वाइन कीजिए, और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलो विविध एक्सप्रेस क्लास के साथ चलते हैं हम सभी। एक क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखिए आप सभी, वर्क छोड़कर क्लास की तरफ ध्यान दें। और लिखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1, नौसैनिक विद्रोह भारत में कौन सी सन में हुआ था? आपके लिए क्वेश्चन आया है यहां पर, नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह भारत में कब हुआ? ओनली इसका आपसे सन पूछा जा रहा है, कोई ड्यूटी रीजन नहीं पूछा जा रहा है। नौसैनिक विद्रोह ये से बोलते डिक्टो क्वेश्चन। जब प्रॉपर टॉपिक चलेगा तो इसके बारे में और भी आपको आगे पीछे की सारी बातें बताई जाती हैं। क्लियर? तो इतिहास का टॉपिक है, नौसैनिक विद्रोह का यहां सिर्फ सन पूछा जा रहा है। इस 1946 लिखिए आप, 1946। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप सब स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, सबसे ज्यादा भारत में शीशे के भंडार कौन से राज्य में है? लिखिए आप, सर्वाधिक शीशे के भंडार भारत के कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में? तो आपका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, या राजस्थान आएगा? शीशे के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो राजस्थान के पास सबसे ज्यादा है। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर होती है? बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लगा भी रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में वर्ल्ड ज्योग्राफी को मुझसे पढ़ा हुआ है उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो बच्चे कमेंट बॉक्स में भी आंसर बहुत ही स्पीड के साथ लगा भी रहे हैं, और कुछ गलत भी लगा रहे हैं। क्लियर? देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को कहते हैं? ये लगाइए आप, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर? अब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अगर आपसे यहां पूछे जाए अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। देखिए आप यहां पर कितना आएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय ये डेट लाइन है और ये आपकी मानक समय रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देखिए आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप, यानी कि वह कौन सी तिथि रेखा है
यह वह कौन सी रेखा है, यह कौन सी रेखा पर, कौन सी रेखा पर, कौन सी रेखा पर दिशा बदल जाती है, यानी कौन सी रेखा पर दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, यानी कि दिशाओं में भी डिफरेंस आ जाता है। तो कौन सी रेखा है वो, अगर कभी आपसे पूछा 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर पर जाने पर क्या होता है, दिशाएं बदल जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति, चलो आप मैं सिंपल तरीका से आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जाता है तो एक दिन बढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जाता है तो एक दिन घटाना पड़ता है। अब क्यों बढ़ता है, क्यों घटाना पड़ता है, यानी बताइए हमारी पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूमती है, यही एक कंडीशन आती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो इसलिए पूर्व का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। क्लियर। तो सिंपल तरीका से मैंने आपको ये बताया, जो टॉपिक आएगा और प्रॉपर अच्छे तरीका से आपको विद डायग्राम आपको सब कुछ समझाया जाएगा। क्लियर। आगे लिखिए आप नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। क्वेश्चन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर लगा भी रहे हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, पृथ्वी अपने डायरेक्शन पर घूम रही है, अपने अक्ष पर ही घूम रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लगाएं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लगा भी दिया है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, रोटेट कहलाता है। क्लियर। परिभ्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है, परिभ्रमण। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो घूर्णन, और किसी और का चक्कर लगा रही है तो परिक्रमण। तो बताइए पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। क्लियर। तो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह हैं। तो इसलिए यानी ग्रह की श्रेणी में भी वो आता है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, रेगुलर ग्रह की जो शर्तें उनको पूरा करता है, उसे ही ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हैं। एक ग्रह प्लेटो को समाप्त कर दिया गया क्योंकि वो ग्रह की जो नियम शर्तें थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, कभी चक्कर लगा रहा था कभी रुक जाता था। क्लियर। तो उसे सौरमंडल सौर परिवार से बाहर कर दिया है। तो आज वर्तमान में कितने ग्रह हैं, आज 8 ग्रह हैं। क्लियर। सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके लिए, बहुत बच्चों ने आंसर लगाने की कोशिश कर भी रही, लगा भी दिया कमेंट बॉक्स में। रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है, रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है, कौन सी मिट्टी कहलाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, काली मिट्टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। और ये काली मिट्टी में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन आप एक और भी यहां ऐड कर सकते हो आप, काली मिट्टी में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा है, यानी कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी के लिए कौन से 2 राज्य ज्यादा फेमस हैं, आपका गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए कपास की खेती भी गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होती है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, क्लास के साथ बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्लियर। तो बहुत से बच्चे कमेंट्स में भी लिख भी रहे थे करंट अफेयर्स की क्लास के लिए, सर करंट अफेयर्स की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है कि आज की वीडियो के बाद आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिले, या एक दिन छोड़कर परसों से आपको क्लास मिले। करंट अफेयर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, किसी को भी यानी कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिक्टो आपको एग्जाम में मिलेगा। जितना करंट अफेयर्स आपको दिशा चैनल से आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत सफिशियंट है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। डेली दुनिया भर का करंट बन रहा है, आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना जितने से हमारा काम चल जाए, हमारी परीक्षाएं पास हो जाएं। हमें इतना पैनिक नहीं होना है कि हम मेटेरियल इतना ज्यादा इकट्ठा कर लें करंट अफेयर्स पर, या इधर उधर से बहुत सारी बुक इकट्ठी कर लें, उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले भी आपसे बोला था, सिर्फ आप एक मेथड से पढ़िए,
एक सब्जेक्ट पर एक बुक रखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आप बार बार उसको पढ़िए। आप सब कुछ होता है एक बुक के अंदर भी बहुत कुछ होता है, बट अगर हम उसे बहुत अच्छे तरीका से वॉच करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर? तो करंट अफेयर्स भी आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको सभी को अपना एक रजिस्टर अच्छा सा मेंटेन करना है। 10 रुपए की कॉपी ले लेना आप, 10 रुपए की नहीं तो 5-5 रुपए की, 6 रुपए की जो आती है छोटी छोटी कॉपी, वो ले लेना आप। ठीक है? तो एक नहीं 2 भर जाए, 3 भर जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। 20 रुपए की ले लेना, 15 रुपए की ले लेना। करंट अफेयर्स का जो रजिस्टर बिल्कुल अलग रखना है। आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कराया जाएगा। अभी पीछे ही मैंने आप करंट अफेयर्स करा भी रखा है, और दोबारा से भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। करंट अफेयर्स की चिंता नहीं करनी है। रही आपकी कंप्यूटर की क्लास, वो भी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। कंप्यूटर की क्लास भी आपको जल्द मिलेगी, और सभी की आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यानी समान ताप वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। समान ताप वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाया भी है। यानी समान टेम्परेचर वाली जो लाइन होती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? उसके को आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। वेरी गुड, आइसोथर्म उसे कहते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र लाइन भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो विविध एक्सपीरियंस क्लास में मैंने आपको आइसोथर्म एक लिखवाया। जब ज्योग्राफी की क्लास चलेगी तो और सारे लिस्ट 5, 7, 10 जो भी हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। फिलहाल जैसे आप इसे याद करोगे, उधर लिस्ट में जब टॉपिक आएगा तभी आपके सामने दोबारा से आएगा, फिर आपके याद हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं भूलने आपको नहीं दूंगा, बट अगर आप मेरी क्लास को बराबर वॉच कर रहे हो, आप अगर क्लास को आप बराबर वॉच नहीं कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आपको। क्लियर? अब नहीं तो कभी नहीं। आपको मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है और जॉब आपको लेनी है। 2020 में जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, उसकी परीक्षाएं कभी भी हो रही हैं, आपको परीक्षा पास करनी है। चाहे वो आपका कोई बड़ा एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, बिल्कुल उससे नहीं घबराना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन सी सन में हुई है? बहुत अच्छे सन में लिख रहे हैं, लिखिए आप सभी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन सी सन में हुई है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये जो विविध एक्सप्रेस की क्लास है, ये आपकी प्रॉपर क्लास को बहुत सरल कर देती है। प्रॉपर क्लास जो आप पढ़ते हो सब्जेक्ट वाइज, उसको बहुत आसान बना देती है। आपने वो पढ़ रखा है, वो अच्छे तरीके से याद नहीं हो रहा है, तो विविध एक्सप्रेस में बार बार वो क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, और तो वो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट भी अच्छा होता चला जाता है। बट अगर आप इसे ही पढ़ोगे, उससे नहीं पढ़ोगे प्रॉपर क्लास को, तो ये भी अच्छा नहीं होगा। क्लियर? इसको अच्छा करना है तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों क्लास को आपको ज्वाइन करना है। अभी आपकी बायोलॉजी चल रही है, बहुत जल्दी बायोलॉजी आपकी खत्म होगी, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स चलेगी, उसके बाद आपका नया टॉपिक चलेगा। ज्योग्राफी चले या हिस्ट्री चले, वो आप डिसाइड कर लेंगे उस टाइम। क्लियर? लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर देख सकते हैं आप, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लिख सकते हैं आप, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बहुत बच्चों ने लिख भी दिया है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब एक क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च लिख सकते हैं आप, दांडी मार्च की यात्रा कहां से शुरू की? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये अपेक्षा आपसे की गई है कि गांधी जी ने दांडी जो मार्च हुआ था, जो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी, यानी कहां से उन्होंने उसकी स्टार्टिंग की थी। अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सदाबहार आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर? लगाइए आप, साबरमती आश्रम से। जाना कहां था? साबरमती आश्रम से जाना कहां था? जिन बच्चों ने इतिहास ऑफलाइन पढ़ रखा है, वो इसका पूरा कंटेंट आगे पीछे का सब कुछ बता सकते हैं। यानी साबरमती आश्रम से यानी चलने स्टार्ट हुए, पहुंचना था दांडी। क्लियर? कौन सी डेट में यहां से चले, यानी कि कौन सी डेट में यहां से चले, सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से है? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से है, यानी कि आपका बताइए, आप सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से है? 5 मार्च 1930 या 23 मार्च 1931 या आपका 15 मार्च 1930, या इनमें से कोई नहीं?
तो सफिशिएंट इसे लगाएं कि दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई है, कहां से हुई है, कहां पहुंचना है, किस लिए पहुंचना है, क्या पर्पज है। आपको ये टॉपिक अच्छे से देखना, अगर आप इसे भूल रहे हो आप। क्लियर? तो दांडी मार्च को ही क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह। अब एक क्वेश्चन हो जाता है, गांधी जी ने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, बात को समझना है, कॉपी पेन नहीं चलाओगे आप। गांधी जी ने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की है। जब प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना पहली बार 1930 में गांधी जी द्वारा हुई है, और उस अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। क्लियर? तो गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सी सन में स्टार्ट हुआ? 1930, 1930। और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? नमक सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930। अब मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं, 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। और शुरुआत कहां से? साबरमती आश्रम से हुई है। पहुंचना कहां था? दांडी पहुंचना था। क्लियर? कितने दिन में पहुंचे हैं? वहां पहुंचे तो कौन सी डेट को कानून तोड़ा है? 5 अप्रैल में पहुंच गए हैं, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया है, वहां से नमक को उठा लिया है। क्लियर? तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आगे लिखिए आप। हर सब्जेक्ट की अपनी जगह वैल्यू है। साइंस पढ़िए आप, ये इतिहास पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए आप। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है, जिस बच्चे के हिस्ट्री या ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर है तो समझो उसने अपने जीएस पर 40-45% कवर कर लिया है। 40-50% जीएस उसके मुट्ठी में है, अगर जिसने हिस्ट्री ज्योग्राफी को अपने कंट्रोल में कर रखा है। क्लियर? यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी का इतना बड़ा रोल है आज की डेट में। इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छा करने से क्या होता है? बच्चा जीएस की तरफ 50% की तरफ ऑटोमेटिक ही चला जाता है, उसका माइंड ऑटोमेटिक जीएस पढ़ने के लिए यानी कि वो रहता है। और बाकी बच्चा फिर आप साइंस जोड़ दोगे तो 20% वो जुड़ जाएगा, फिर आपका वही आपका 65-60-65% हो जाता है। फिर करंट अफेयर्स भी जोड़ोगे तो वो उसका भी रोल 5-7-10% का होता है, उसे भी आप कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी जन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? बताइए आप सभी स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? 4 ऑप्शन आपको मिले या ना मिले, आपको क्लियर याद रहना चाहिए कि टॉपिक पढ़ रखा है, इसका मतलब ये है। 4 ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। जब आपका बहुत अच्छे से आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कर रखा है तो शायद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी कि नगर योजना प्रणाली, नगर योजना प्रणाली, ये सबसे यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन बना दूं आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये हड़प्पा सभ्यता का समय रहा है। सभी स्टूडेंट इसे नोट भी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने क्लास को अभी ज्वाइन किया है और 10+2 पास करने के बाद वो अपनी लाइफ में यानी कि जनरल कंपटीशन की लाइन में वो उतरे हुए हैं और उन्हें भी एक टारगेट बना लिया है, या अपने भाई से या किसी ने भी उनको बता दिया है कि 10+2 के बाद आपको यानी कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो अंडर ग्रेजुएट ही आपको जॉब लेनी। बहुत बच्चे हैं जो 10+2 के बाद ही इन तैयारियों पर लग जाते हैं, और जैसे वो बीए बीएससी करते हैं तो बीए बीएससी जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होते उससे पहले वो अपनी जॉब को अचीव कर लेते हैं। तो ये सिर्फ रीजन क्या है? एक अच्छे गाइडेंस की बात होती है। जिस बच्चे को सही समय पर अच्छा गाइडेंस और डायरेक्शन मिल जाती है, 10+2 के बाद वो अपनी जनरल कंपटीशन की लाइन में, या जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, बीए भी कर रहा है तो बहुत अच्छे से कर रहा है, बीएससी कर रहा है तो बहुत अच्छे से कर रहा है, प्रॉपर तरीका से जनरल कंपटीशन के फॉर्म आए तो उनको भी भरता है, तो वो बच्चे एक अपना में ब्रिलियंट होते हैं, लगे रहते हैं और फाइनल करने से पहले उनकी जॉब लग जाती है। बहुत बच्चे, अब से पहले ये भी था कि बीए बीएससी के बाद ही पता चलता था कि कंपटीशन भी कोई चीज होती है। बीए बीएससी के बाद, एमएससी के बाद बच्चों को पता चलता कि कंपटीशन भी कोई चीज होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो ऐसे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उनके द्वारा जॉब लगती है। अब तो सोशल मीडिया, डिजिटल, स्मार्टफोन अब तो इतना ज्यादा फैल गए, पहले तो ये सब नॉलेज भी नहीं थी, बट ये सारे वैकेंसी जब भी आती थी और एग्जाम जब भी होते थे, बट बच्चे अनबिग रह जाते थे क्योंकि ये सब इस तरह से नेटवर्किंग नहीं था। अब तो आपके पास सारी चीज अवेलेबल है, नेट भी है, सारी सुविधाएं हैं, तो आप उनका अच्छे से यूटिलाइज करो तो बेटर है। अगर आप उनका दुरुपयोग कर रहे हो आप,
तो वो आपके लिए डेंजर है। अगर आप उनका रियली में यूटिलाइज कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से उनका सदुपयोग कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत बेटर है, आप कर सकते हैं आप। क्लियर? तो ये है, देखिए आप हड़प्पा सभ्यता की अगर समय की बात करोगे तो ये आएगा, और समय मापने की पद्धति की बात करोगे आप, समय मापने की पद्धति की बात करोगे, मापने की पद्धति, तो कौन सी पद्धति जिससे इनके समय को काउंट किया गया है? कार्बन डेटिंग पद्धति। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, कार्बन डेटिंग पद्धति, C14 इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C14 इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट देखिए अपने लिए, यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां पर हुई थी? सिर्फ आपसे ये पूछा गया है, न सन पूछा जा रहा है न रीजन पूछा जा रहा है। क्लियर? रीजन कुछ नहीं था, सिर्फ बीमारी के कारण। क्लियर? रीजन कुछ भी आपको नहीं रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु। अब इस महापुरुष से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बहुत बड़े भूमिका, बहुत बड़े रोल इसके देश के अंदर रहे हैं, और इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनर पूछ लेता है। जहां अगर 19वीं सदी का कहीं पुनर्जागरण का जिक्र आता है, तो 19वीं सदी के पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लावस्की, देवेंद्रनाथ टैगोर और ज्योतिबा फूले, ये आपके 19वीं सदी के पुनर्जागरण में सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन, इनमें से, और आपका केशव चंद्र सेन, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है, 100% मिलता है। अगर कहीं जीएस 50 नंबर की जीएस रखी हुई है, तो 19वीं सदी के पुनर्जागरण से 100% क्वेश्चन आएगा, आपसे कोई ना कोई समाज पूछा जाएगा। क्लियर? आप बड़े एग्जाम दीजिए या छोटे एग्जाम दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं होता है, और उसकी इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है, 19वीं सदी के पुनर्जागरण की इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है। अगर आज आप सिविल की मेंस परीक्षा भी लिखते हो, तो 19वीं सदी के पुनर्जागरण से वहां सिविल में भी क्वेश्चन आपको रखा मिलता है। पूरा 19वीं सदी वहां पूछ लिया जाता है कि मुख्य परीक्षा में आप इतना 60 नंबर में ये बताओगे कि 19वीं पुनर्जागरण किस तरीके से हुआ, किन किन लोगों का वहां पे योगदान रहा, कौन कौन से समाज को बनाया गया, क्या सामाजिक सुधार किए गए। क्लियर? तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके जनरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन 100% आपको दिखाई देते हैं। प्रीवियस सेट में भी आपने देखे होंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन में कहां पर हुई थी? लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इससे इतना आपको याद रखना है। अब इसके और ज्यादा फैक्ट आपको यहां पर नहीं लिखने हैं। क्लियर? आगे लिखिए सभी स्टूडेंट, बताइए आप, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे आप बेफिक्र रहिए। आप विविध एक्सप्रेस क्लास डेली चलती, कभी रेयर केस में अपवाद में अगर मिस हो रही है तो अलग बात है, बट डेली क्लास चल रही है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कांटेक्ट करा दिए हैं, आप अपने रजिस्टर को उठा लेना, विविध एक्सप्रेस कितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन वही बच्चा करेगा जिसने क्लास को अच्छे से वॉच किया है, बार बार वॉच किया है और उसे नोट किया है, अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, लापरवाही बिल्कुल नहीं की है, उसे इनका बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। उसे फिर कोई जरूरत ही नहीं है इधर से मटेरियल इकट्ठा करने। क्यों? क्योंकि वो कहीं से मटेरियल गलती से उसने किसी का देख भी लिया या ले भी आया, तो उसको ये पता है कि मेरा था, सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे जरूरत क्या है दूसरा मटेरियल पैसे खर्च करने की या इधर उधर से लाने की। उसी में अखबार लिखा हुआ है, उसी में आर्टिकल लिखे हैं, उसी में सारे रोग लिखे हुए हैं, तो मुझे जरूरत ही क्या है? सब कुछ मेरे याद है, सब कुछ मैंने समझ के पढ़ा हुआ है, तो मुझे ज्यादा की जरूरत है नहीं। मुझे अपनी परीक्षा पास करनी है, मुझे ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करके परीक्षा फेल नहीं करनी है, अपने साल को बर्बाद नहीं करना है। तो सब बच्चे साल को बर्बाद जब करते हैं जब बहुत सारे मेथडों पर ज्यादा वॉच करते हैं और मटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। इतना भी मटेरियल नहीं है जीएस में जितना आप समझ रहे हो, आप इतना मटेरियल नहीं है। क्लियर? अभी विद एक्सप्रेस की क्लास चले हुए आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जितनी वीडियो आप उनको काउंट कर लेना, अभी उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आधी परीक्षा तो आपके जीएस की ऑटोमेटिक ही पास हो जाएगी। विविध एक्सप्रेस की क्लास ही आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, आपको पास करा देगा 100%। अब जब भी आपका मन करे, आपका रजिस्टर लिखा हो उसको लाइन टू लाइन कीजिए, मन कर रहा है वीडियो है यूट्यूब पर डली हुई है, वॉच कीजिए, और आपको लग रहा है कि भाई हाँ और सुनकर याद हो रहा है तो वीडियो को चला दीजिए, आपको याद हो जाएगा। साथ के साथ मत लिखिए आप। क्लियर? तो देखते रहिए आप कंटिन्यू। देखिए आप, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई गई है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम बता सकते हैं आप? इंग्लिश में जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, यानी कि सब भारत में सबसे मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलुवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखिए आप सभी स्टूडेंट, एलुवियल।
एलुवियल मिट्टी बोलते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां से बनती है? हिमालय की जो नदियां आती हैं, हिमालय से जितनी नदियां आती हैं कौन सी मिट्टी बनाती हैं? जलोढ़ मिट्टी बनाती हैं। आएगा इंडिया ज्योग्राफी में मिट्टी का पॉइंट, जो टॉपिक आएगा, फिर आपका कभी कोई मिट्टी का क्वेश्चन ही भी गलत नहीं होगा। क्लियर? सफिशिएंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। लिखिए आप सब स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके लिए जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ नाम सुना होगा आपने। जातक ग्रंथ का संबंध कौन से धर्म से है? का संबंध कौन से धर्म से है? मैं आपकी स्पीड बढ़ा भी सकता हूं और स्लो भी कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। आप बोलोगे जितनी स्पीड बढ़ानी उतनी स्पीड बढ़ भी जाएगी और जितनी घटानी उतनी घट भी जाएगी। क्लियर? जातक ग्रंथ का संबंध कौन से धर्म से? यहां धर्म पूछा जा रहा है, तो कौन से धर्म से जातक ग्रंथ लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। लिखिए आप, बौद्ध धर्म से इसका संबंध। जातक कथाएं आपने पढ़ा होगा, जातक कथाएं। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, प्राचीन भारत आने दीजिए, सब आपकी समझ में आएगा। महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म का प्रचार कौन सी भाषा में किया है? महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म का प्रचार, बहुत सारे क्वेश्चन यहां जैन धर्म सब वर्ड आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप निश्चिंत रहिए। बहुत पिटा रहा है, बहुत क्वेश्चन है, अच्छे तरीका से वॉच कराए जाएंगे, अच्छे तरीका से आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? क्लास के साथ बने रहिए। महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म का प्रचार कौन सी भाषा में किया है? प्राकृत भाषा में किया है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में किया है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए आप। शाहजहां मुगल बादशाह है। शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? किस कवि को, यानी कि अपना कवि माना है, अपना राज कवि माना है? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। और शाहजहां का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए, बहुत मेरे प्यारे स्टूडेंट बता सकते हैं शाहजहां का बचपन का नाम क्या था और शाहजहां का इतिहास में क्या रोल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आगरा में ताजमहल भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम या कुछ और? याद आए तो बता देना। दिलरास बानो बेगम या हजरत महल, बेगम हजरत महल, मेहरून निंसा या अर्जुमंद बानो बेगम? अर्जुमंद बानो बेगम। बहुत बच्चों ने लगा दिया है अर्जुमंद बानो बेगम, राइट है। क्लियर? देखिए आप, कोई नहीं, आप उधर क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसको दी? पंडित जगन्नाथ को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, शनि ग्रह सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाता है? लिखिए आप, शनि ग्रह सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? 29.5 वर्ष में लगाता है। क्लियर? लिखिए आप सब स्टूडेंट, शनि ग्रह सूर्य का चक्कर। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में, शॉर्ट में लिखोगे आप, भारत में मैक्सिमम जनजाति कौन सी पाई जाती है? शॉर्ट में क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए आप। भारत में मैक्सिमम जनजाति कौन सी पाई जाती है? गौड़ जनजाति पाई जाती है। गौड़ जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक क्वेश्चन और यहां जोड़ोगे आप, तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करो इसे। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप, चलो यहां जोड़ दिया गया है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां भी कौन से राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ियां भी भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। क्लियर? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इस पहाड़ी की सबसे
ऊंची चोटी कौन सी है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं और ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करें, क्योंकि आपने इंडिया ज्योग्राफी मेरी क्लास से पढ़ा हुआ है। तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। लोकसभा में, संविधान का क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। लोकसभा में एसटी सीट कितनी है? लोकसभा में एसटी सीट रिजर्व कितनी है, आरक्षित कितनी है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। लोकसभा में एसटी को कितनी सीटें मिली हुई हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सभी स्टूडेंट साथ, स्पीड के साथ, क्योंकि मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा पर बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर। अगर किसी ने संविधान की वो वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें। बहुत स्पेशल वीडियो बनी हुई है, कोई भी क्वेश्चन वहां पर नहीं छोड़ा गया है। आपको संविधान कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यूट्यूब पर स्पेशल वीडियो बना दी है वो बिल्कुल आपके लिए क्रीम है। आप उनको ही बार बार वॉच कीजिए, अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए, परीक्षाएं पास हो जाती है। क्लियर? देखिए आप 47 सीट, 47 सीट, 47। लोकसभा का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल में? बहुत बच्चे स्पीड के साथ लगा सकते हैं। लोकसभा का गठन या उसकी स्ट्रक्चर संरचना कौन से आर्टिकल में आती है? 81 में आती है। यानी लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल में है? 81 में आता है, 81 में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। भारत में मैक्सिमम, भारत के किस राज्य में मैक्सिमम राष्ट्रीय उद्यान है? मैक्सिमम राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या कर्नाटक? बताइए आप। बहुत बच्चों ने लगा दिया स्पीड के साथ, बहुत खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखोगे आप। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके गलत नहीं होने चाहिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। विश्व में पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व में पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? विश्व में पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? संविधान कौन से देश का है? तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला वर्ड है, यहां पर बड़ा नहीं पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान लिखित पूछा जाए तो आपको इंडिया लगाना है। यहां पहला लिखित संविधान आपसे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर आएगा यूएसए। सभी स्टूडेंट नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहीं पर देखोगे आप। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से आर्टिकल में है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछा था ये। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में? 66 में है। मुझे आपकी परीक्षा पास करानी है, मुझे आपको उलझाना नहीं है। यानी कि परीक्षा में आपको उलझाना नहीं कि ये आएगा कंटेंट, कुछ नहीं आएगा सब वही आएगा जो पहले से आता आ रहा है, वही डिक्टो आएगा, वही इंपॉर्टेंट आएगा। कहीं भी आपको नहीं उलझना है और उलझने का तो मतलब ही नहीं उठता अगर आप बराबर क्लास को वॉच कर रहे हो आप। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है? 66 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए आप इसमें भी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? और जिन्होंने संविधान को अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने आपको चैनल पर लाइव भी पढ़ा दिया है
और मैंने आपको ऑफलाइन में तो पढ़ा ही रखा है। जो बच्चे अब से ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरे संविधान की 13-14 वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां पर भी ये स्पेशल आपको सब उपराष्ट्रपति के बारे में भी स्पेशल वीडियो वहां पर बनी हुई है। उन 13-14 वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, चाहे पेपर आप दरोगा का दें या कांस्टेबल का दें या सिविल का दें, आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है? 66 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा ये दोनों शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों वोटिंग करते हैं। दोनों कैसे होने चाहिए? निर्वाचित एवं मनोनीत मेंबर। निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों ही मेंबर वोटिंग करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य वोटिंग करते हैं। लेकिन जब वहां राष्ट्रपति की कंपेयर आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आप कंपेयर करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए विधायक भी वोटिंग करता है और उसके लिए मनोनीत मेंबर वोटिंग नहीं करता है। अगर आपने पहले से संविधान को अच्छे से वॉच कर लिया है तो अनुच्छेद 54 और 66 में आप कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम में 54 और 66 वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एग्जामिनर पूछ लेता है। 54 भी पूछा गया है, 66 भी पूछा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है तो अपना में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उनके लिए वोटिंग कौन करता है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो आप और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ कर नहीं जा रहे हो आप, तो वहां आप क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस बन जाते हैं। क्लियर? तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तभी मैं आपसे बार बार बोलता हूं 10-12 घंटे की स्टडी कीजिए और एक सब्जेक्ट को आप अपने एग्जाम की डेट से पहले 50 बार रिवाइज करके जाइए, चाहे वो मैथ है या रीजनिंग है या जीएस है। दावे के साथ कहता हूं आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। क्लियर? अगर आपने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो परीक्षा फेल हो जाती है। क्लियर? तो आपको सिर्फ ऐसे करना जिससे मैंने आपसे बोला है। क्लियर? आगे लिखिए आप। अब राष्ट्रपति पर ज्यादा यहां डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट और भी हैं जो कराने हैं, बाकी बार बार आते रहेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत डिटेल में आपको करा देता हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप यहां पर। भारत जो कि क्या है? इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये स्टेटमेंट, ये कथन सही है या गलत है? पहले तो बताओ। भारत जो कि इंडिया, यानी कि हमारे संविधान में भारत यानी कि देश को क्या बोला? भारत जो कि भारतीय, और दूसरा नाम क्या दिया गया? इंडिया। जो कि इंडिया से मतलब ये होता है। क्लियर? भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में ये स्टेट में ये लाइन लिखी हुई है, कौन से आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर बोलिए आप। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में सभी फ्रेंड। भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। हर बुक में सब कुछ ये लिखा हुआ है, बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है याद नहीं, बार बार भूल रहे आप, तो मैं आपको क्वेश्चन को भूलने नहीं दूंगा। आप बताइए आप, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1। आज के बाद आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी आए आपके एग्जाम में, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अपने इस रजिस्टर में आप इसे फीड कर दीजिए कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 1 बोलता है। क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर इसके बारे में कौन सा बोलता है? 1 बोलता है। इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप नेक्स्ट। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्लास को वॉच करिए बार बार। क्लियर? परीक्षा पास करनी है आपको, ये नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है कि क्लास वीडियो को बाद में देख लेंगे। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, अगर आपने इस तरीका से हरकत की कि क्लास को बाद में वॉच किया या 2 दिन बाद वॉच किया, तो उसका खमेजा आप भुगतोगे, 100% भुगतोगे आप। अब क्लास के साथ साथ बने रहोगे आप, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे लाइव क्लास है या मैं आपके सामने किस तरीका से भी आ रहा हूं, आपको क्लास को अच्छे से वॉच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी दरोगा में भी आया था अभी पीछे। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाते हैं? किस विधि से हटाते हैं? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाते हैं?
तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को कौन सा वो विधि है, कौन सा वो मेथड है जिसके द्वारा उसके पद से उसको हटा दिया जाता है? बताइए आप। महाभियोग। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है महाभियोग। अब यहां पर क्वेश्चन जोड़ सकते हो आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है? आर्टिकल नंबर 61 पर लगता है। क्लियर? आर्टिकल नंबर 61 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? 61 में ऐसा लिखा हुआ है। आज के बाद यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में तो लगता है, अब कौन लगाता है? कौन लगाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? मैंने क्वेश्चन बोल दिया आपके लिए, कौन लगाता है? आंसर आएगा संसद। और क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव कौन सा सदन लेकर आता है? कौन सा सदन लेकर आता है? कौन सा सदन लेकर आता है? क्वेश्चन का सेंस बदल गया है। अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति और महाभियोग कौन लगाता है, तो आपका आंसर आएगा संसद, यानी कि संसद लगाएगी। अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव 1/4 का प्रस्ताव कौन सा सदन लेकर आएगा, अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो संसद का कोई भी एक सदन, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, कोई भी एक सदन राष्ट्रपति के खिलाफ 1/4 का प्रस्ताव ला सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाए तो आंसर आएगा कोई भी एक सदन। कौन लगाता है? आंसर आएगा संसद। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कंडीशन में लगाती है? कैसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ये सब लगाया जाता है? तो क्या है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, उसमें फेरबदल करने की कोशिश करता है कि या उसके विपरीत चलता है, मतलब सब एक ही होता है, तो संसद राष्ट्रपति पर क्या लगा सकती है? महाभियोग लगा सकती है। और प्रस्ताव कौन लेकर आएगा? कोई भी एक सदन। कौन से आर्टिकल में ये सब प्रावधान है? 61। जीवन में कभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलो नेक्स्ट देखिए आप। बताइए आप, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यपाल का चुनाव लड़ना है तो राज्यपाल का जो पद होता है कैसा होता है? एक प्रसाद पर्यंत पद होता है। अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल बनना है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक प्रसाद पर्यंत नियुक्ति पत्र होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देता है। क्लियर? तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल उम्र बस ऐसे शॉर्ट में लिख दो, राज्यपाल गवर्नर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। तो राज्यपाल उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लिख सकते हैं आप। उपराज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यों में उपराज्यपाल नहीं होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, ये भी आप याद रखना, क्योंकि पूर्ण रूप से राज्य नहीं होते हैं। विधान परिषद का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? सीएम बनना है तो कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए? और ग्राम प्रधान आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको सिर्फ आपसे ये पूछा है शॉर्टली। क्लियर? टॉपिक अभी हमारा संविधान बचा हुआ है तो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीका से सब ये बताया जाएगा, बट आप डिक्टो में आप बताओगे कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में इनका सबका आंसर लगा भी दिया है, बहुत स्पीड के साथ लगाया है, बहुत बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं और बहुत अच्छे से अपने नोट्स भी बनाते हैं। वो दिन दूर नहीं, उनकी परीक्षाएं पास होंगी, 100% की परीक्षाएं पास होंगी, ये मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है। क्लियर? राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराज्यपाल 35 वर्ष, विधान परिषद का अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, पीएम अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है तो 25 वर्ष, सीएम बनना है तो 25 वर्ष, ग्राम प्रधान बनना है तो 21 वर्ष। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें, ये 28 नहीं है 25 है, 25। विधानसभा का चुनाव लड़ना है 25, विधान परिषद का लड़ना है 30, राज्यसभा लड़ना है 30। देखो आप विधान परिषद राज्यसभा में कंपेयर कर सकते हो, विधानसभा लोकसभा में कंपेयर कर सकते हो, सेम आ रहे हैं दोनों की एज। क्लियर? लिखिए आप सभी स्टूडेंट, इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, अगर आपने नोट कर लिया है तो। लिखिए आप सफिशिएंट, कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन ये है, यानी जो भारत का जो कैग होता है, कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? पहले तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, किसको प्रस्तुत करेगा? तो आपका आंसर सबसे पहले किसको उसके सामने समक्ष रखेगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्लियर? अब यहां सवाल उठता है कि कैग क्या है। जो बच्चे बिगिनर हैं, अभी ज्वाइन किया हुआ है, कैग उन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर YouTube पर मेरी जो 14-15 वीडियो संविधान की पढ़ी हुई, तो कैग पर भी स्पेशल वीडियो वहां पर बनी हुई है, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। आप फिर मैं आपको बता देता हूं, कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेरे बताने से पहले बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है इसका फुल नेम ये है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये अनुच्छेद 148 में आता है, इसका कार्य पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना होता है, लोक लेखा समिति इसके कार्य की समीक्षा करती है, इसकी रिपोर्ट की निगरानी रखती है। बहुत बच्चे तो उस आंसर का आंसर पीएसी भी लगा रहे थे। क्लियर? पीएसी उनका गलत है, पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं लगाना है, राष्ट्रपति लगाना है। सिंपल क्वेश्चन, कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। कैग कौन से अनुच्छेद में इसकी नियुक्ति है? 148 में इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब इसका कार्य क्या होता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इसका कार्य मुझे बता सकते हैं, शॉर्ट में बताइए आप। पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना, पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा, वित्त का लेखा जोखा तैयार करना, ये इसका मुख्य कार्य है। क्लियर? और कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति रखती है, लोक लेखा समिति। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सभी स्टूडेंट, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? ओनली सन बताना है, कुछ भी नहीं बताना है कि क्या उसमें फेरबदल हुआ, क्या चेंजिंग हुई, क्योंकि संविधान अभी बचा हुआ है तो उसमें आपको सब अच्छे से कराया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? ओनली सन। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। क्लियर? इतना आपको इसमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इसी में लिखिए आप, रक्त कैंसर ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर जो रोग है इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ल्यूकेमिया। आपका डिजीज भी कोई गलत नहीं होगा। विविध एक्सप्रेस की क्लास इसलिए आपको पढ़ाई जाती है कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आपका या कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर ना रहे, आपको सीधा एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन रखा मिले, मेरी आवाज आपको वहां सुनाई पड़े कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसका आंसर ये आएगा। क्लियर? अल्जाइमर रोग, अगर आप एक साल टाइम के टाइम लगोगे आप पढ़ाई पर तो वहां बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। अल्जाइमर रोग का संबंध, यानी कि इससे प्रभावित अंग, अल्जाइमर रोग से प्रभावित बॉडी का भाग, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, अगर आपको अल्जाइमर रोग हो जाए तो आपका बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित इससे हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, अल्जाइमर रोग से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी कि आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, और इस रोग में आपकी याददाश्त चली जाती है, आपको भूल पड़ जाती है। और ये रोग वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। अल्जाइमर जो डिजीज है ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, इफेक्टेड करती है, इसमें आपको मेमोरी चली जाती है। और ये वो रोग किससे होता है? वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, अल्जाइमर रोग वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? वायरस से होने वाला रोग है। नोट करिए आप। नेक्स्ट लिखिए आप, रुधिर वर्ग के जनक कौन है? आप बोलोगे सर इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, रुधिर वर्ग के जनक, इतने आसान क्वेश्चन हमसे अपेक्षा कर रहे हो आप कि रुधिर वर्ग के जनक? बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है। अब कुछ वेट कर रहे हैं कि पहले ये लगाएगा उसके पीछे मैं भागूंगा। क्लियर?
मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स में भी ये होता है, अगर किसी एक दो ने लगा दिया गलत, अगर किसी ने पहले ने एक दो ने गलत लगा दिया तो अपने अंदर इतना विश्वास नहीं है, उसके पीछे भेड़ चाल पे क्वेश्चन का आंसर लगाते चले जाते हैं। क्यों? उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं कर रहे, आप टाइम पर नहीं आ रहे, आप अच्छे से नोट्स नहीं बना पा रहे, आप 10-12 घंटे की आप स्टडी नहीं कर पा रहे, आप फिर भेड़ चाल में किसी ने आंसर लगाया 2 तो सारे 2 लगा देते हैं, या वो सही है गलत है, अपना कोई एनालिसिस नहीं है। तो कोशिश ऐसा नहीं है, एक हो सकता है कि सब अच्छा सही लगा रहे हो, बट मैंने ऐसा देखा है चैट के अंदर अगर 2-3 ने कुछ लगाया तो एकदम बहुत बड़ी स्पीड के साथ लगाते हैं, बट टाइप आप भी तो सेम टाइम में कर सकते हैं आप। क्लियर? तो लगाइए आप, रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। मैंने टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन पूरा टॉपिक पढ़ा भी दिया है, कॉर्ल लैंडस्टीनर। रक्त परिवर्तन भी इसे कहते हैं, ब्लड ग्रुप रक्त समूह भी इसे कहते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन के कौन थे? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण के कौन थे? विलियम हार्वे। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का कार्य किसका है? ब्लड को शरीर के अंदर, ब्लड को शरीर के अंदर, शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करने का कार्य किसका है? अंगों तक पंप करने का कार्य किसका है? पंप करने का कार्य किसका? रट्टा नहीं लगाना है, टॉपिक पढ़ा दिया है तो आपने समझ के अच्छे से आपको वॉच करना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना। ये पॉइंट वहां पर भी लिखवाया गया है। बताइए आप, बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो यानी बॉडी के विभिन्न भागों तक अंग को पंपित करता है, यानी पंप करता है, उसको प्रेशर भेजता है? हार्ट, हृदय। लिखिए आप, हृदय लिखोगे आप, हृदय हार्ट करता है, हार्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट लिखिए आप, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अभी केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है, फिर भी पहले पढ़ रखी हो ऑफलाइन में तो बता सकते हैं आप। सर्वाधिक गैसीय तत्व कौन सा है? सर्वाधिक गैसीय तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? गैसीय तत्व में कौन सा सर्वाधिक गैसीय तत्व वर्ग कौन सा है? वर्ग आपसे पूछा रहा है, वो कौन सा वर्ग है जिसमें गैसीय तत्वों को रखा गया है? शून्य वर्ग, शून्य वर्ग। लिखिए आप, शून्य वर्ग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ोगे आप तो वहां जितने पढ़ोगे इतने तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके उस आवर्त सारणी के आपके डिक्टो विविध में आ जाएंगे, और जब उसे केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वहां पर भी आपको ये सभी चीज बताई जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी पर मैक्सिमम, अच्छा चलो आंसर ही लिख दिया, पृथ्वी पर मैक्सिमम उपधातु कौन सी पाई जाती है? आंसर ही लिख दिया मैंने तो। पृथ्वी पर मैक्सिमम सब मेटल कौन सी पाई जाती है? अब पृथ्वी पर क्वेश्चन देखिए आप, पृथ्वी पर मैक्सिमम तत्व कौन सा पाया जाता है? एक क्वेश्चन ये है। पृथ्वी पर सेकंड नंबर मैक्सिमम धातु कौन सी पाई जाती है? पृथ्वी पर O2 की मात्रा कितने % है? O2 की मात्रा मानव शरीर में O2 की मात्रा कितने % है मानव शरीर में? क्लियर? तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछे, इनका आंसर लगाइए आप सभी स्टूडेंट। मानव शरीर में O2 की मात्रा या मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन दिए, पांचों क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही स्पीड के साथ लगाइए। क्लियर? लगाइए सभी स्टूडेंट, आपको टाइम मिलता है इसमें। पृथ्वी पर मैक्सिमम सब मेटल कौन सी पाए जाते? सिलिकॉन। सभी स्टूडेंट नोट करें, सिलिकॉन। और पृथ्वी पर मैक्सिमम तत्व कौन सा पाया जाता है? पृथ्वी पर मैक्सिमम तत्व कौन सा पाया जाता है? मैक्सिमम तत्व पृथ्वी पर कौन सा है? बताइए आप सभी स्टूडेंट। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तत्व कौन सा है? O2 आएगा। और परसेंट तुम लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। कितने % पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है तो आप लिखोगे, बताइए 50% है, उससे 65% है, वो आप लगाओगे। सही है तो देख लेना, आप क्लिक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। पृथ्वी पर सेकंड मैक्सिमम मेटल कौन सी पाई जाती है? सेकंड नंबर की धातु कौन सी पाई जाती है? लोहा।
अगर फर्स्ट नंबर की मेटल आपसे पूछी जा रही है, यहाँ क्वेश्चन देख लो आप दोबारा उसे भी, फर्स्ट नंबर की मेटल धातु आपसे पूछी जा रही है तो कौन सी? एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। पृथ्वी पर O2 की मात्रा कितने % है? पृथ्वी पर O2 की मात्रा कितने % है? ऑक्सीजन की मात्रा कितने % है? वो क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ जो लिखा था सेम आपके लिए ये आएगा। मानव शरीर में O2 की मात्रा कितने % है? 65% है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में आपको सिर्फ विविध एक्सप्रेस की क्लास में इतने ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि आप वीडियो को बार बार वॉच कीजिए और जब क्लास स्टार्ट हो 8:30 बजे तो अपने सारे वर्क छोड़कर आप क्लास पे ध्यान दीजिए और विविध एक्सप्रेस की क्लास नहीं, जो भी हमारी वीडियो आपके लिए आ रही हैं वो आपके लिए सारी ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश कीजिए। और चाहे वो आपका विविध एक्सप्रेस है या प्रॉपर टॉपिक है, आप क्लास को अच्छे से वॉच कीजिए। आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत सारा पिटारा भी मेरे पास है जो आपके जीएस के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने सारे मैं रख दूंगा, क्योंकि मैं आपसे फिर भी अनुरोध करता हूं कि हम आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं, हम अपनी शिक्षा का कभी हमने प्रचार नहीं किया है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं एजुकेशन का सिर्फ प्रसार करता हूं, मैं प्रचार नहीं करता हूं। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोल रखी है और दोबारा से बोलता हूं, मुझे सिर्फ एजुकेशन का प्रचार नहीं करना है, सिर्फ मुझे प्रसार करना है जिससे कि ये जितना भी मुझ पे आता है ये सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। क्लियर? और ये सिर्फ आपके माध्यम से पहुंच सकता है अगर आप इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करा सकते हो तो आप। क्लियर? तो ये इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सकता है, आपके भाई बहन जो भी आपके सगे संबंधी है वहां तक ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। यानी कि आज आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरा लेक्चर विद एक्सप्रेस की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।